एशिया कप 2025 के अंदर मैच नंबर 6 जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर खेला जाएगा, उसकी 6 टीमें आज की कैसे बनने वाली हैं और उन 6 टीमों में दोनों टीमों की तरफ से ऐसे कौन-कौन से प्लेयर होंगे जो कितनी-कितनी टीमों में आएंगे और उसमें पिच रिपोर्ट क्या कहती है, वो सब कुछ जानने के लिए अगर आपने इस पूरे शुरू से अंत तक वीडियो को देख लिया तो ना सिर्फ आप जान पाएंगे हर एक चीज़ के बारे में, बल्कि कैसे 6 टीम आपकी बनेगी आज के इस मैच की वो खुद से आप बना पाएंगे वो पूरा वीडियो देख करके। तो पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखना वो सबसे ज़रूरी होने वाला है आज के इस मैच में। तो निश्चित तौर पर जैसा मैंने आपको बताया कि दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जहां पर आज का मैच खेला जाएगा 14 सितंबर को रात को 8 बजे से भारत के समय के हिसाब से, वहां की लोकल टाइम के हिसाब से शाम को 6:30 बजे से, तो एक नाइट मैच ही यहां पर खेला जाएगा। ये काफी हद तक पक्के तौर पर आप कह सकते हैं, जहां पर ऑलरेडी 2 मुकाबले खेले जा चुके हैं। हालांकि दोनों मुकाबले काफी हद तक मिस मैचेस ही थे, जिसमें एक मैच हुआ था इंडिया और यूएई के बीच में, जिसमें यूएई की टीम 57 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। इंडियन टीम ने कैसे स्कोर को चेज किया था सभी को याद होगा, 4 ओवर 3 गेंद में ही 60 रन बना करके 9 विकेट से मैच को जीता। और दूसरा मुकाबला जो यहां पर खेला गया पाकिस्तान और ओमान के बीच में, जहां पर पाकिस्तान की टीम बैटिंग तो बहुत बेहतर नहीं कर पाई, इवन इनके सलमान आगा हो गए, फकर जमान हो गए, बहुत ही धीमे बैटिंग करते दिखाई पड़े, लेकिन बॉलिंग ने दम दिखाया और ओमान की टीम को केवल 67 के स्कोर पर ऑल आउट कर दिया और एक बड़े अंतर से मैच को जीता 93 रन से। बाकी दोनों इनिंग के पावर प्ले के दौरान क्या हुआ अभी तक के दोनों मैचेस के दौरान, वो भी आप यहां पर देख सकते हैं, जो कि निश्चित तौर पर बताता है कि कोई कमजोर टीम है सामने तो निश्चित तौर पर उसकी विकेटें गिरती हैं, लेकिन कोई मजबूत बैटिंग लाइनअप वाली टीम है तो उसकी विकेटें निकालना वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन एक बात तो कम से कम क्लियर है कि ये जो दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की जो पिच है, वो उस पर जो पिछले 2 मुकाबले हुए उसके हिसाब से आप बहुत कुछ पिच के बारे में समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि एक ना एक टीम ऐसी जरूर रही है जो बहुत बैटिंग में कमजोर रही है। लेकिन ओवरऑल जो वेदर फोरकास्ट यहाँ पर है वो तो बताता है कि यहाँ पर बहुत ही कम कंडीशंस है, बहुत ही कम चांसेस है कि आसमान पर बादल हों। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप देखेंगे पिच के ऊपर तो निश्चित तौर पर वो आपको दिखाई पड़ेगा कि डेड ग्रास की अच्छी खासी लेयरिंग होती है जो कि पिच को होल्ड करके रखती है। हालांकि थोड़े बहुत क्रैक्स आपको जरूर देखने को मिलेंगे, लेकिन ये जो डेड ग्रास है ब्राउन कलर की, वो होने की वजह से गेंद यहाँ पर होल्ड भी करती है। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा गेंद थोड़ा सा फंस करके बल्ले पर आ सकती है, लेकिन चूंकि ड्यू के भी चांसेस यहाँ पर है, जो कि बहुत ज्यादा यहाँ पर आसमान पर बादल तो बिल्कुल ही दिखने नहीं वाले दिन के दौरान, तो चांसेस पूरे बनेंगे कि सेकंड इनिंग के दौरान खास करके आज के इस मैच में ओस भी आए। तो वो जो ओस आने के चांसेस हैं वो कितने हैं वो हमको देखना पड़ेगा, जो कि हम टॉस के बाद ही बता पाएंगे। आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर आपको वो चीज़ बता दूंगा, तो जाकर के दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। और बाकी इस सीरीज इस टूर्नामेंट के जो 2 मुकाबले हुए हैं उसको तो आप देख ही पा रहे होंगे। इसके पहले 4 और मुकाबले 2025 में ही जो यहाँ पर खेले गए थे उसमें देखेंगे तो स्कोरिंग जबरदस्त रही है। लेकिन फिलहाल अब जो वेदर वहां पर हो चुका है, जैसी कवरिंग बनाई गई है पिच के ऊपर, उसको भी ध्यान में रखते हुए स्पिनर्स यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आंकड़े चाहे कुछ भी कहें, जिसमें आपको दिखाई पड़ेगा कि सेकंड इनिंग में ही ज्यादातर स्कोर यहाँ पर चेंज हुए हैं, लेकिन ओवरऑल एक बात आपको क्लियर कट समझ करके चलनी है कि पिच वो यूज्ड होगी या फ्रेश होगा, सब कुछ उसी पर डिपेंड करेगा। वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बता दूंगा टॉस के बाद कि जो अभी तक के दोनों मुकाबले खेले गए हैं सेम उसी पिच पर आज का मैच होगा या कोई डिफरेंट फ्रेश ट्रैक बनाया जाएगा या होगा। तो वो अपडेट तो आपको मैं टेलीग्राम व्हाट्सएप पर टॉस के बाद कर ही दूंगा। बाकी ये भी बता दूंगा कि ओस आएगी या नहीं, और साथ ही साथ अपनी मेरी जो फाइनल 6 टीम बनेगी वो भी टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर दूंगा, तो दोनों को जाकर के ज्वाइन करिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है इसी वीडियो के, वहां पर देखने को मिल जाएगा। तो लिंक्स को क्लिक करके टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिए। फिलहाल इंडिया का प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर आपके सामने है, ये इस हिसाब से आपको देखने को मिलेगा, जिसमें हो सकता है कि अर्शदीप सिंह को मौका मिले, जिसके चांसेस थोड़ा से कमी है फिलहाल। बाकी अगर आप देखें तो बैटिंग ऑर्डर तो आपके सामने है। बॉलिंग में नंबर 6 से लेकर के 11 तक कुल टोटल भारत के पास 6 ऑप्शन प्रॉपर है, जिसमें 7वां ऑप्शन अभिषेक शर्मा का भी हो सकता है। पिछले मैच में यूएई के सामने ज्यादा जरूरत किसी की पड़ी नहीं, इवन हार्दिक पांड्या से भी केवल एक ही ओवर कराया और बाकी बॉलरों में शिवम दुबे भी 2 ओवर में 3 विकेट लेकर के चले गए। तो निश्चित तौर पर एक बात तो है, यहाँ पर जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती और काफी हद तक अक्षर पटेल, ये 4 ऐसे बॉलर जो कि मिनिमम से मिनिमम 3-3 ओवर करेंगे। बाकी हार्दिक पांड्या और अगर शिवम दुबे को प्लेइंग 11 में खिलाया जाएगा तो शिवम दुबे थोड़ी बहुत बॉलिंग कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कि कैसा मैच का है। अभिषेक शर्मा एटलीस्ट अगर बहुत ज्यादा स्पिन होती है पिच तो ही शायद बॉलिंग करें, और साथ ही साथ पाकिस्तान की टीम सामने है जो कि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग पर फंसती है थोड़ा, तो वहां पर स्पिन अगर निश्चित तौर पर मौका मिला तो करते दिखाई पड़ सकते हैं अभिषेक शर्मा, वरना बहुत ज्यादा उनके बॉलिंग के चांसेस है नहीं। बाकी इंडियन प्लेयर्स का पूरा करियर T20 फॉर्मेट में कैसा रहा है वो आपके सामने है, जहां पर शुभमन गिल के 21 मैचेस में 578 रन है, 30
23 का बैटिंग एवरेज है, पहली इनिंग में 32 तो सेकंड इनिंग का 28 का एवरेज रहा है। और वहीं पर अभिषेक शर्मा को देखेंगे तो 17 मैच में 535 रन है, पहली इनिंग का बैटिंग एवरेज 37 तो सेकंड इनिंग का 26 है। अब इसमें ये बिल्कुल भी आपको कोई आइडिया मैं नहीं दे रहा कि सेकंड इनिंग की बैटिंग में इनको ड्रॉप करिए, बैटिंग एवरेज का सेकंड इनिंग का बहुत खराब है, लेकिन एक्चुअली यहां से आपको ये समझ में आएगा ना कि पहली इनिंग की बैटिंग एक ऐसी कंडीशन बनाती है जो कि वहां पर अभिषेक शर्मा, जो कि चाहे जितनी टीमों में आप उनको रखिए, लेकिन वहां पर आप इनको कप्तान है, उस कप्तान के तौर पर ज्यादा प्रेफरेंस दीजिए, पहली इनिंग की बैटिंग है तो ये चीज आपको पता चलती है ये सारे आंकड़े देख करके कि पूरा एक्सपीरियंस कैसा है, इनिंग के बेसिस पर कैसा खेले हैं। और उसी में बॉलरों को लेकर के देखें ना तो वरुण चक्रवर्ती एक बड़े इंटरेस्टिंग ऐसे बॉलर रहे हैं जो जनरली सेकंड इनिंग में स्पिनर्स अगर आप देखेंगे ना तो ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, यहाँ की पिचेस जैसी होने वाली हैं, सेकंड इनिंग में ही ये इफेक्टिव ज्यादा और ज्यादा होने वाले हैं, ये बात भी क्लियर है। लेकिन अगर आप इनका पूरा करियर देखें तो 18 मैच में 33 विकेट ले चुके हैं, पहली इनिंग में हर मैच में केवल 9 गेंद लगी है 1 विकेट निकालने में, वहीं पर सेकंड इनिंग में 15 गेंदें लग जाती हैं। और हालांकि वरुण चक्रवर्ती कैसे बॉलर है ना कि इनके ऊपर ड्यू का भी कुछ खास असर होने वाला है नहीं, बहुत दिन ज्यादा खराब हुआ या सामने वाली टीम के बैटर्स का दिन बहुत अच्छा हुआ तो ही शायद आपको ये फेल होते दिखाई पड़ेंगे, वरना ज्यादातर ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी नहीं। और इवन कुलदीप यादव का भी स्ट्राइक रेट आप दोनों इनिंग का देखेंगे तो बिल्कुल सिमिलर है। तो ये सारे आंकड़े देख करके आपको प्रेफरेंस किस प्लेयर को किस इनिंग के अंदर एज ए कैप्टन और एज ए प्लेयर देना है वो आपको यहां से आइडिया आएगा। तो इसको जरूर वीडियो को रोक करके पूरा शुरू से अंत तक देखिएगा। बाकी रिसेंट फॉर्म अगर आप देखना है तो हालांकि इंडियन टी20 टीम जो है वो काफी लंबे समय बाद कोई टी20 टूर्नामेंट खेल रही है। हालांकि निश्चित तौर पर प्रैक्टिसेस तो प्लेयर्स करते ही हैं, लेकिन पहले मैच की परफॉर्मेंस में जहां पर शुभमन गिल ने 9 गेंद पर 20 रन बनाए, जहां पर अभिषेक शर्मा ने 187 के स्ट्राइक रेट से 30 रन बनाए और उसके बाद आउट हो गए, पहली ही गेंद पर छक्का लगा करके शुरुआत किया था। और उसके बाद सूर्य कुमार यादव ये भी पहली ही गेंद पर आते हुए ही अपना ट्रेडमार्क फ्लिक पर छक्का लगाया था, 2 गेंद पर 7 रन बना के नाबाद रहे, तो जरूरत तो पड़ी नहीं। हालांकि अगर आप देखो तो उसके पहले भी काफी अच्छे फॉर्म में थे, ना सिर्फ शुभमन गिल बल्कि सूर्य कुमार यादव भी, अभिषेक शर्मा भी इवन। और उसके बाद जो बैटिंग है चाहे तिलक वर्मा हो चाहे संजू सैमसन हो, ये भी इनका भी फॉर्म अगर आप देखें तो काफी ठीक ठाक रहा है। और दोनों के दोनों, चाहे वो तिलक वर्मा हो ना, अभी इंग्लैंड के अंदर एक काउंटी वनडे मैचेस खेलने गए थे, वहां पर 3 मैचेस में अगर आप देखें तो 2 बार खाता भी नहीं खुला था, एक बार 54 बनाए थे। हालांकि टी20 फॉर्मेट में ना आईसीसी रैंकिंग अगर आप देखने जाएं तो नंबर 1 के प्लेयर है अभिषेक शर्मा, नंबर 2 के प्लेयर है तिलक वर्मा और नंबर 6 पर है सूर्य कुमार यादव। तो टॉप 10 में 3 इंडियन बैटर्स हैं जो कि फिलहाल खेल रहे हैं। तो निश्चित तौर पर फॉर्म भी बेहतर है, रैंकिंग भी तगड़ी है, तो इंपॉर्टेंट तो है ये सारे प्लेयर। संजू सैमसन निश्चित तौर पर पता चल चुका कि बैटिंग ऑर्डर में नीचे ही आने वाले हैं। शिवम दुबे ने पिछले मैच में 3 विकेट निकाल दिया, हार्दिक पांड्या से उतनी बॉलिंग कराई नहीं, लेकिन ये वो ऐसे प्लेयर है ना कि सामने अगर कोई भी दूसरी टीम होती तो शायद इनके बारे में आप सोचते एक बार के लिए कि इनको टीम में कुछ टीमों में रखो कुछ टीमों में ड्रॉप कर दो, लेकिन जब सामने पाकिस्तान की टीम हो और खास करके ऑलराउंडर के तौर पर और बॉलर के तौर पर ज्यादा बेहतर अगर मैं कहूं तो हार्दिक पांड्या कैसे प्लेयर बन जाते हैं इंडियन टीम के अंदर एटलीस्ट कि आप इनको बिल्कुल भी ड्रॉप कर नहीं सकते, कम से कम 4 से 5 टीमों में तो आपके होने चाहिए। इसके बाद अक्षर पटेल ने पिछले मैच में 1 विकेट लिया, बहुत अच्छी बॉलिंग करी। वरुण चक्रवर्ती ने 1 विकेट लिया, 4 विकेट लेकर के गए कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह 1 विकेट लेकर गए। और जैसा आपको मैंने हार्दिक पांड्या को लेकर के चीजें एक्सप्लेन करी, ठीक उसी तरह से पाकिस्तान जैसी जो टीम है फिलहाल उसके खिलाफ स्पिनर्स तो आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करने हैं, चाहे वो कुलदीप हो चाहे वरुण चक्रवर्ती हो इवन अक्षर पटेल भी हो। लेकिन अक्षर पटेल के साथ साथ कुछ कॉम्बिनेशन और भी बना पाएंगे, लेकिन उसी में जसप्रीत बुमराह भी कुछ उसी तरीके के प्लेयर है ना, यानी कि ये 4 ऐसे प्लेयर हैं इंडियन जो कि कम से कम 4 से 5 टीमों में आपको 100% लेकर के जाना है, इंक्लूडिंग अभिषेक शर्मा। जिस तरह की इनकी यूटिलिटी है जो कि चांसेस इनके बॉलिंग के भी बनते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। बाकी जो खिलाड़ी हैं चाहे वो अक्षर पटेल हो चाहे शिवम दुबे हो, जिसमें अक्षर पटेल निश्चित तौर पर एक ऐसा ऑप्शन है जिनको आप ज्यादा प्रेफरेंस देंगे शिवम दुबे के कंपैरिजन में। शिवम दुबे एक ऐसे प्लेयर है जिनको 1-2 टीमों में आप लेके जा सकते हैं स्टिल, जबकि पिछले मैच में 3 विकेट लिया, लेकिन बाकी 3 से 4 टीमों में आप लेकर के जाएंगे अक्षर पटेल को। ये बात भी आपको मैंने पूरी तरह से क्लियर कर दी। और बैटिंग ऑर्डर में शुभमन गिल हो गए, सूर्य कुमार यादव हो गए, तिलक वर्मा हो गए, संजू सैमसन हो गए। मोस्ट प्रेफर्ड ऑप्शन में यहाँ पर तिलक वर्मा को सजेस्ट करूंगा। उसके बाद सेकंड बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर होंगे शुभमन गिल। उसके बाद अगर हम बात करें तो सूर्य कुमार यादव या संजू सैमसन को आप ट्राई करिए, क्योंकि अगर आप आगे चल करके देखें खास करके जो इंडियन बैटर्स के या ओवरऑल प्लेयर्स के आंकड़े हैं पाकिस्तान जैसी टीम के खिलाफ खेलते हुए, तो सूर्य कुमार यादव कभी भी पाकिस्तान के खिलाफ कुछ खास कर नहीं पाए। 5 मैच में केवल 64 रन है, केवल 13 का बैटिंग एवरेज है। बाकी टॉप 5 में से 4 प्लेयर तो खेले ही नहीं कभी इस टीम के खिलाफ, लेकिन उसमें शिवम दुबे 1 मैच खेले हैं, केवल 3 रन है, बॉलिंग आई नहीं थी। हार्दिक पांड्या के बल्ले से 6 मैच में केवल 91 रन है, लेकिन 13 विकेटें भी हैं। और उसके साथ साथ अक्षर पटेल के 2 मैच में 1 विकेट है, 1 मैच में विकेट लेस गए हैं वरुण चक्रवर्ती, और ये वही मैच है जिसमें चेज कर गई थी जो है
150 प्लस के स्कोर को पाकिस्तान की टीम। और उसके अलावा कुलदीप यादव भी नहीं खेले T20 में। जसप्रीत बुमराह के 4 मैच में 5 विकेट है, 4 मैच में 7 विकेट अर्शदीप के हैं। तो अर्शदीप खेलते तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट होंगे, खास करके पहली इनिंग की बॉलिंग में। और उसके बाद वेन्यू का डेटा देखें तो चाहे यहाँ पर ऊपर से बैटर्स को निकाल लीजिए, शुभमन गिल के 7 मैच में 37 का एवरेज है, लेकिन अभिषेक शर्मा यहाँ पर कुछ खास नहीं कर पाए। 6 मैच में केवल 107 रन है, इसमें से 30 रन तो पिछले ही मैच में बनाए। और उसमें से सूर्य कुमार यादव का भी बैटिंग एवरेज थोड़ा सा एवरेज ही है। बाकी तिलक वर्मा एक मैच खेले जो बैटिंग इनकी आई नहीं। संजू सैमसन का 23 का एवरेज है। शिवम दुबे के 6 मैच में 3 विकेट जो पिछले ही मैच में आई, 79 रन है। बाकी हार्दिक पांड्या के 11 मैच में केवल 4 विकेट है, 150 रन है। अक्षर पटेल के 15 मैच में 12 विकेट हैं, लेकिन वरुण चक्रवर्ती के 10 मैच में 11 विकेट हैं। कुलदीप के 2 मैच में 5 विकेट हैं। बुमराह के 13 मैच में 22 विकेट है, और इवन अर्शदीप के 12 मैच में 22 विकेट हैं। तो अगर खेलते हैं तो ये भी इंपॉर्टेंट होंगे। और इसी वजह से ये जो सारा डेटा है ना, मैंने आपको कहा था कि किस हिसाब से किस प्लेयर को कितना ज्यादा प्रेफरेंस आपको देनी है। और ज्यादातर टीमों में वही, अगर हम बात करें, ऐसा कोई बैटर है नहीं कि जिसको आप 5 से 6 टीमों में लेकर के जाएं, अभिषेक शर्मा को छोड़ करके। यानी कि बाकी जो प्लेयर इंडियन बैटर्स है ना, 3-3 4-4 टीमों में अपन को रोटेट करके ही लेकर के जाएंगे, जैसा इनका डेटा भी सजेस्ट करता है। और जैसी ये टीम है भी इंडियन फिलहाल, पहली इनिंग की बैटिंग होगी तो लोअर ऑर्डर तक जाना है, सेकंड इनिंग की बैटिंग होगी तो टॉप ऑर्डर पर ही आपको रुकना है। हालांकि उसमें ड्यू का भी इफेक्ट कैसा होगा वो देखना पड़ेगा। बाकी इंडियन बैटिंग लाइनअप जो है, एक चीज तो क्लियर है कि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग पर फंसती है। और ऐसा बॉलर कौन सा है सामने की टीम में, वो तो हम आगे चल करके देखेंगे। बाकी लेफ्ट आर्म मीडियम पेस पर भी इनको दिक्कतें होती हैं शुरुआती ओवर्स में, खास करके अगर पहली इनिंग की बैटिंग हो गई। लेकिन उसमें अगर शुभमन गिल की बात करें तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पर तो फंसते ही हैं। इवन लेग स्पिन, ऑफ स्पिन पर भी इनके आंकड़े बहुत खराब है T20 फॉर्मेट में, जो कि आपके सामने है। और उसके बाद अभिषेक शर्मा भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पर 15 गेंद पर 29 रन बना करके 2 बार आउट हो चुके हैं। और उसके बाद सूर्य कुमार यादव हैरिस रऊफ पर 2 बार 8 गेंद पर 11 रन बना करके, मोहम्मद नवाज पर 1 बार 9 गेंद पर 10 रन बना करके, और हसन अली पर भी 1 बार 2 गेंद पर बिना कोई रन बनाए आउट हो चुके हैं। तिलक वर्मा का कोई डेटा आपको मिलेगा नहीं। और उसके बाद के जो इंडियन बैटर्स हैं, चाहे वो संजू सैमसन हो, जिनका डेटा नहीं मिलेगा, लेकिन हार्दिक पांड्या का मिलेगा, जो शाहीन अफरीदी 2 बार विकेट दे चुके हैं अपना, काफी सस्ते में। बाकी शिवम दुबे लेफ्ट हैंडर है, तो ऑफ स्पिन के खिलाफ थोड़ा सा इनका बैटल बनता भी है। 37 गेंद पर 43 रन बना करके 2 बार आउट हो चुके हैं। तो ये तो हमने कम से कम देखा कि इंडियन बॉलिंग ऐसी है जो कि लगभग उसके सारे बॉलर्स आपके लगभग हर टीम में होने चाहिए, 4 से 5 टीमों में तो होने ही चाहिए। बैटर्स ऐसे हैं जो कि रोटेट होकर के बराबर बराबर टीमों में आएंगे। इनिंग की बेसिस पर चीजें तय होंगी कि किस इनिंग की बैटिंग होने वाली है, वो चीज आपको मैं पीछे बता चुका हूं। बाकी यह है सामने पाकिस्तान की टीम, जिसमें एक इंडियन एजेंट भी है फिलहाल, मोहम्मद नवाज। हालांकि अगर आप इनके आगे आंकड़े देखेंगे तो इंडिया के खिलाफ ओवरऑल बहुत अच्छे हैं, विकेटें ये लेते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ जब खेलते हैं तो ऐसा कर जाते हैं अपनी बॉलिंग में कि इंडियन टीम वो मैच जीतती है। बाकी सैम अयूब है, साहिबजादा फरहान है, बाकी की बैटिंग ऑर्डर जो इसमें पिछले वाले मैच मोहम्मद हैरिस को इन्होंने नंबर 3 पर खिला दिया बेसिकली, और वो भी जब सामने ओमान की टीम थी और अच्छी पारी खेल गए, हाफ सेंचुरी लगा करके गए। और बाकी बॉलिंग जो कि थोड़ी सी बेटर दिखाई पड़ती है, जिसमें अबरार अहमद है, सूफियान मुकीम है, शाहीन अफरीदी है, फहीम अशरफ, मोहम्मद नवाज है। हालांकि बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आज की इस मैच हैरिस रऊफ को ये लोग खिला लें फहीम अशरफ की जगह पर, ये मुझे बहुत अच्छे चांसेस दिखाई पड़ते हैं। क्योंकि पिछले मैच के बाद पाकिस्तान के कप्तान ने कहा भी था कि इस दुबई की पिच पर ये 3 स्पिनर के साथ जाना पसंद करेंगे, चाहे वो नवाज हो, सूफियान मुकीम हो और अबरार अहमद हो, जो कि हो सकता है करे भी ना भी करे, वो अलग बात है। लेकिन चांसेस काफी अच्छे हैं कि हैरिस रऊफ किसी न किसी की जगह पर खेलेंगे। बाकी बेंच आप देख सकते हैं, और ये इनके 6 बॉलिंग ऑप्शंस जो कि मेजॉरिटी ओवर्स आपको करते दिखाई पड़ेंगे। किस किस ओवर में करते दिखाई पड़े पिछले मैच में, वो भी आप देख सकते हैं। और दोनों टीमें, चाहे इंडिया हो चाहे पाकिस्तान, अपना पहला मैच यूएई और ओमान को हरा करके यहाँ पर पहुंची है। बाकी इनके टीम का पूरा करियर आप देख सकते हैं, जिसमें ना सिर्फ आपको एक्सपीरियंस का पता चलेगा, 22 का बैटिंग एवरेज सैम अयूब का, साहिबजादा फरहान का 19 का, 16 का मोहम्मद हैरिस का, 23 का फखर जमान का T20 में, 27 का है सलमान आगा का, हसन नवाज का है 25 का बैटिंग एवरेज। और ये जो बैटिंग एवरेज पूरे करियर का है, वो इनिंग के हिसाब से कैसा चला है वो आप यहां पर देख सकते हैं। और साथ ही साथ जो बॉलर्स हैं जो कि निश्चित तौर पर काफी बेहतर हैं, शाहीन अफरीदी के 85 मैच में 108 विकेटें हैं, पहली इनिंग में कितनी गेंदें लगी हैं, सेकंड इनिंग में कितनी गेंदें लगी हैं ऑन एन एवरेज। सिमिलरली यहाँ पर सूफियान मुकीम का भी और बाकी बॉलर्स का भी स्ट्राइक रेट आप जरूर देख करके एक आइडिया यहाँ से ले लीजिए कि किसको कहाँ पर ज्यादा प्रेफरेंस देनी है, जिसमें पिच रिपोर्ट को भी आपको इंक्लूड करके चलना है। बाकी आपके सामने है यहाँ पर रीसेंट फॉर्म, और ओमान के खिलाफ जो पहला मैच हुआ, सैम अयूब का खाता तो बल्ले से खुला नहीं, हालांकि इसके पहले भी अगर आप देखें तो 17-11-0, 69-14-0, यानी कि केवल एक हाफ सेंचुरी है पिछले 8-9 मैचेस में। तो बैटिंग से बहुत अच्छे फॉर्म में सैम अयूब दिखाई नहीं पड़े, बॉलिंग अच्छी की थी पिछले वाले मैच में, इन्होंने 2 विकेट लिया था, और काफी हद तक इनको ट्राई करेंगे भी ये लोग निश्चित तौर पर एक ऑफ स्पिनर के तौर पर। तो बाकी इसके बाद देखें तो साहिबजादा फरहान 29 गेंदें लगाई थी इन्होंने ओमान जैसी बॉलिंग के खिलाफ,
29 रन बनाने में। तो निश्चित तौर पर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके के फॉर्म में हैं और बाकी इसके पहले भी नंबर्स आपको बताते हैं कि कैसे फॉर्म में रहे हैं। और उसके बाद आते हैं हैरिस, जिन्होंने 66 रन की पारी खेली पिछले वाले मैच में, उसके पहले का फॉर्म देख लीजिए, क्लियर हो जाता है कि बिल्कुल कंसिस्टेंट नहीं है। बाकी फकर जमान एक ऐसे प्लेयर हैं जिनके बारे में आप कह सकते हैं कि खास करके जब इंडियन टीम हो सामने तो उसके खिलाफ ये बेहतर ज्यादातर मुकाबलों में करते रहे हैं। और बाकी पिछले मैच 23 नाबाद की पारी खेली, हालांकि काफी धीमी पारी थी। सलमान आगा का खाता नहीं खुला। हसन नवाज ने 9 रन बनाए, मोहम्मद नवाज ने 19 रन बनाए, 1 विकेट लिया। और मोहम्मद नवाज के बारे में आप एक बात कह सकते हैं कि T20 फॉर्मेट में फिलहाल ये ड्रीम रन में है। फिलहाल अभी रिसेंट टाइम में बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, चाहे पिछले मैच को देख लें या उसके पहले के इनके रिसेंट फॉर्म को देख लें। तो ये एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि निश्चित तौर पर इंडियन प्लेयर्स को या टीम को जीतने में कई बार मदद कर चुके हैं, लेकिन विकेट भी निकाल करके देते हैं। ये इनके साथ एक प्लस पॉइंट है। वही सेम चीज आप शाहीन अफरीदी को लेकर के भी कह सकते हैं कि विकेट निकाल करके देते रहे हैं हमेशा से इंडियन बैटिंग के खिलाफ। फहीम अशरफ ने भी पिछले मैच में 2 विकेट लिया, 2 विकेट सूफियान मुकीम ने लिया, 1 विकेट अबरार अहमद ने लिया। और जैसी पिच है ना, उसको देखते हो सूफियान और अबरार दोनों ऐसे प्लेयर हैं जिनको आप 2-2 3-3 टीमों में तो कम से कम रोटेट करके अपनी टीमों में लेके आ सकते हैं। शाहीन अफरीदी निश्चित तौर पर आपके 4 से 5 टीमों में होने ही चाहिए। सिमिलर चीज मोहम्मद नवाज को भी लेकर के कहूंगा। और बैटिंग में वही सेम चीज आपको मैं सलमान आगा को लेकर के कहूंगा और फकर जमान को लेकर के, यानी कि 4 ऐसे प्लेयर इस टीम के अंदर है जो कि ज्यादातर टीमों में आपके होने चाहिए। बाकी प्लेयर्स में सैम अयूब भी एक ऑप्शन है जो कि 3 से 4 टीमों में आप या तो इनको रखिए या तो सलमान आगा को रखिए। चूंकि सलमान आगा के बॉलिंग के चांसेस बहुत कम है, सैम अयूब के ज्यादा हैं, तो सैम अयूब को ज्यादा प्रेफरेंस आप देंगे। बाकी जो बैटर्स हैं ना, उसमें मोहम्मद हैरिस को किसी 1-2 टीम में जगह दे सकते हैं और शाहिद रजा फरहान को किसी 1 या 2 टीम में जगह दे सकते हैं। सिमिलरली हसन नवाज को किसी 1 या 2 टीम में लेके जा सकते हैं। बॉलर्स पर आप ज्यादा डिपेंड कर सकते हैं इस टीम के, खास करके अगर इंडियन टीम की पहले बैटिंग हो वहां पर। वरना सेकेंड इनिंग की बैटिंग में तो काफी हद तक बॉलर्स को भी आपको ज्यादा प्रेफरेंस देनी नहीं है, लेकिन किसको देना वो चीज आपको मैं बता चुका हूँ। खास करके स्पिनर्स को और शाहीन अफरीदी जैसे तेज गेंदबाज, और उसमें अगर हैरिस रऊफ खेलते हैं ना, तो हैरिस रऊफ को भी, जो कि 5 में से 7 विकेट इंडिया के खिलाफ ऑलरेडी ले चुके हैं, खास करके पहली इनिंग की बॉलिंग में ज्यादा कामयाब रहे हैं। हसन अली भी एक मैच में 2 विकेट ले चुके हैं। शाहीन अफरीदी का इंडिया के खिलाफ 3 मैच में 4 विकेट है। मोहम्मद नवाज के 3 मैच में 52 रन है, 6 विकेट हैं। ये चीज आपको मैं बता भी चुका हूँ पीछे की, खेलते बढ़िया है। T20 में हालांकि फकर जमान के आंकड़े इंडिया के खिलाफ बहुत ही खराब है, 3 मैच में केवल 38 रन है, बाकी प्लेयर खेले नहीं है। इसके बाद इस वेन्यू पर देखेंगे तो उसका भी डेटा आपके सामने, जहां पर शाहीन महबूब ने पिछला मैच पहली बार खेला इस मैदान पर, 2 विकेट लेकर गए, रन बना नहीं। बाकी साहिब रजा फरहान भी नहीं चले यहाँ पर। मोहम्मद हैरिस ने पिछले मैच में यहाँ पर पहली बार खेला, 66 रन बना करके गए। यहाँ पर 22 का एवरेज फकर जमान का है। बाकी बैटर्स भी कुछ खास यहाँ पर चले नहीं, लेकिन यहीं पर मोहम्मद नवाज के आंकड़े देखें तो 29 मैच में 34 विकेटें हैं। बाकी अशरफ के 16 मैच में 15 विकेटें हैं। शाहीन अफरीदी के आंकड़े यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग, 18 मैच में 26 विकेटें। बाकी सूफियान मुकीम ने पिछले ही मैच में 2 विकेट लिया। अबरार के यहाँ पर 3 मैच में केवल 1 विकेट है। यहाँ पर हसन अली काफी कामयाब रहे, यहाँ पर हैरिस रऊफ भी काफी बढ़िया चले हैं। तो देखना पड़ेगा कि हैरिस रऊफ खेलते हैं या नहीं। बाकी प्लेयर बैटल के आंकड़े देखने आए तो ये चीज आपको मैं क्लियर कट बता चुका हूँ कि तो ये जो पिच है वो स्पिनर्स के लिए हेल्प देगी। बाकी ड्यू का इफेक्ट भी हमको देखना पड़ेगा। और साथ ही साथ उसमें एक और चीज इंक्लूड कर देना, तो ये एक ऐसी टीम रही है पाकिस्तान के जो रिसेंट टाइम में स्पेसिफिकली थोड़े जो मिस्ट्री टाइप ऑफ स्पिन बॉलर होते हैं उनके खिलाफ फंसते, तो वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप तो हैं ही। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग भी इनको काफी दिक्कतें देती है, चाहे वो सैम अयूब हो चाहे वो साहिब रजा फरहान हो, दोनों कमजोर पड़े हैं लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग पर। सैम अयूब तो लेग स्पिन पर भी फंसते हैं, और साहिब रजा फरहान को एक्सप्रेस पेस बॉलिंग दीजिए, नहीं कर पाते कुछ खास। तो बुमराह तो है ही, 4 बार 34 रन बनाकर 34 गेंद पर आउट हो चुके हैं। फकर जमान ऑफ स्पिन पर फंसते हैं, लेफ्ट हैंडर है बेसिकली। बाकी हार्दिक पांडे पर भी एक बार सस्ते में आउट हो चुके हैं। मोहम्मद हैरिस भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स और ऑफ स्पिन पर फंसते रहे हैं। तो इंडियन टीम में तो अगर आप देखें तो प्रॉपर कोई ऑफ स्पिनर है नहीं, लेकिन उसका काफी हद तक काम कर जाते हैं कुलदीप, तो वो निश्चित तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। बाकी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पर हसन नवाज भी फंसते हैं, मोहम्मद नवाज के आंकड़े भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी ओवरऑल टीम इंडिया ही फेवरेट है, और इसी वजह से आप देखेंगे अभिषेक और सुमन ही सबसे कॉमन कप्तान के ऑप्शन होंगे, जिसमें मोहम्मद नवाज भी एक बहुत अच्छे डिफरेंशियल हो सकते हैं सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या के साथ। इन प्लेयरों को आप रोटेट करके कप्तान बना सकते हैं। और भी ऑप्शंस हैं आपके पास, जो अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी जो भी आज के इस मैच की फाइनल 6 टीम बनेगी या पिच रिपोर्ट होगी वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बताऊंगा टॉस के बाद। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा टेलीग्राम और व्हाट्सएप का। तो पूरा वीडियो देख करके टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिए। हालांकि मैं कहूंगा कि अपनी टीम आप खुद से बनाइए, बाकी अगर आपको मेरी टीम चाहिए तो टेलीग्राम व्हाट्सएप पर आपको मैं देने वाला हूँ। तो फिलहाल ये वीडियो यहीं पर होता है खत्म, चलते हैं, नमस्कार।